नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है अपनी, और आज लेक्चर नंबर 48 की बात करना है हमको, जिसमें मौर्य वंश। इसके पहले 47वें नंबर से हमने मौर्य वंश शुरू किया है, और आज मौर्य वंश का भाग 2, जिसमें पुरातात्विक स्रोत। कल जो 47 नंबर का लेक्चर इसके पहले डाला था उसमें साहित्यिक स्रोत की बात कर ली थी, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका की बात की थी। आज पुरातात्विक स्रोत में बात करनी है हमको अभिलेख। 3 तरीके के पुरातात्विक स्रोत हैं मौर्य काल को जानने के लिए। पहला है अभिलेख, दूसरा है मृदभांड, और तीसरा है छल्लेदार कुएं। तो सबसे ज्यादा बात इसी की होनी है। अभिलेखों में बात करेंगे जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, फिर चंद्रगुप्त से संबंधित सौहगौरा और महास्थान अभिलेख, और अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये 3 कैटेगरी में बड़े रूप में बात होगी इसकी। मृदभांड और छल्लेदार कुएं की बात भी सामान्य स्तर पर होगी। ध्यान रहे कि अभिलेख लिखने की शुरुआत तो अशोक ने की थी, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ईरानी आक्रमण के दौरान ईरानी आक्रमण से प्रेरणा मिली थी अशोक को। तो अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा वहीं से शुरू की है। चंद्रगुप्त या उसके पहले तो ताम्रपत्र की ही जानकारी थी, अभिलेख नहीं मिलते थे। अशोक से पहले बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त। तो अशोक से पहले जितने भी शासक रहे हैं वहां पे आपको अभिलेखों की जानकारी, अभिलेख शब्द नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, ताम्रपत्र मिलेगा या अन्य तरीके से जानकारी मिलेगी। सबसे पहले अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों? तो अभिलेख जो होता है राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा की घोषणा, अपनी जनता के लिए बनाए गए नियम निर्देश, समय समय पे घटनाएं, महत्वपूर्ण समय समय पे महत्वपूर्ण इवेंट्स जो होने हैं, उनको नगर के ऐसी क्षेत्र में लगाना, उन राजाज्ञाओं से संबंधित अभिलेखों को, जहां पे मैक्सिमम पब्लिक इकट्ठी होती हो, जैसे नगर के चौराहों पे और इन स्थानों पे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे, जहां पे पब्लिक राजाज्ञाओं को देख सके, उन लेखों को पढ़ सके दोस्तों। ठीक है, तो अभिलेख लिखने की शुरुआत तो अशोक ने ही की है। सबसे पहला अभिलेख बात करते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन जो है वो शक शासक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण में मैं आपको बताऊंगा शासकों का क्रम है हिष्पकु, हिंद यवन शासक, शक, पहलव और कुषाण। ये 4 शासक मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से शक भी एक रहेगा। तो रुद्रदामन जो है वो शक शासक है, और जो कार्दमक या चस्टन वंश का शासक है, कार्दमक या चस्टन वंश का शासक है रुद्रदामन, और ये मौर्योत्तर काल का शासक है, मौर्यों के बाद का शासक है ये। ठीक है, तो फिर इसका क्या संबंध हो गया मौर्यों से? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें मौर्य शासकों की वर्णन है। जूनागढ़ गुजरात के गिरनार क्षेत्र में एक स्थान है। जूनागढ़ क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तो अंग्रेजों ने बोला था जिसको जहां मिलना हो भारत पाकिस्तान वहां मिल जाइए। तो जूनागढ़ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जूनागढ़ में जो है वो वहां का रियासत का जो राजा था वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था, जबकि वहां की जनता जो है वो भारत में सम्मिलित होना चाहती थी। तो फिर जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया था, और भारत की तरफ फिर जूनागढ़ का विलय हुआ। ये कहानी थी। जूनागढ़ गुजरात के गिरनार क्षेत्र में एक स्थान है। यह संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख 150 एडी में मिला है। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये 150 एडी का अभिलेख है, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें 4 शासकों का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख का मौर्यों से क्या संबंध है? तो 4 शासकों में से 2 शासक जो हैं वो मौर्य शासक हैं। 4 शासकों का वर्णन है। शासक, उनसे संबंधित राज्यपाल और उनसे संबंधित कार्य। तो पहले शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल हैं पुष्यगुप्त वैश्य। चंद्रगुप्त के समय ये गिरनार क्षेत्र के राज्यपाल थे, पुष्यगुप्त वैश्य। तो चंद्रगुप्त के समय ये गिरनार क्षेत्र के राज्यपाल थे, और इन्होंने सुदर्शन झील बनवाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुदर्शन झील। किसने बनवाई है? पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाई। ऑर्डर किसने दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरे हैं अशोक। अशोक के समय के राज्यपाल हैं तुसाश्प, है ना, गिरनार क्षेत्र के राज्यपाल हैं ऑब्वियसली तुसाश्प ने इस झील का पुनर्निर्माण कराया है और इस झील से नहरें निकलवाई। हालांकि
नहरें निकलने का तंसुली नहर का सर्वप्रथम अभिलेख कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, तो नहरें निकलवाई। फिर तीसरा है रुद्रदामन, यही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन का राज्यपाल जो था वो सुविशाख था। किस क्षेत्र का राज्यपाल? गिरनार क्षेत्र का राज्यपाल। तो रुद्रदामन का राज्यपाल था सुविशाख, और सुविशाख जो है वो झील में बने बांध का पुनर्निर्माण कराया है इन्होंने। और स्कंदगुप्त का राज्यपाल था पर्णदत्त, और पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित। ये प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों राज्यपालों वाले, कौन राज्यपाल था किसका? तो स्कंदगुप्त का राज्यपाल था पर्णदत्त और चक्रपालित। ठीक है, वैसे कोडिंग बहुत हो जाती है, लेकिन अगर आपको कोडिंग इसमें चाहिए है तो मैं आपको बता देता हूं कोडिंग। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, है ना। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों, अपने को बहुत आगे ले जाना है इसको, है ना। आपकी सफलता निश्चित करनी है अपने प्रयासों के द्वारा, अपन सबको मिलके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। अब देखिए इसका टेका देख लीजिए, कुछ मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। इसका टेका ये हो जाएगा कि चंपू, चंपू आतु रूस स्पच। चंपू, कोई व्यक्ति जो फुलिश होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, इंदौरी लैंग्वेज में? चंपू। चंपू आतु, तू आ इधर, आ तू इधर आ। तो चंपू आतु रूस, रूस में आतु, रशिया, रूस में आ, और स्पच। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का कौन था? पुष्यगुप्त। अशोक का कौन था? तुषाश्व। फिर रुद्रदामन का कौन था? सुविशाख। और स्कंदगुप्त का कौन था? पर्णदत्त, और उसका बेटा चक्रपालित। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, सीधा भी याद रख सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। मुद्दा है याद होना और समझना। ठीक है, तो ये 4 शासकों का अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हर परीक्षा में कहीं यहां से प्रश्न आता ही है। दूसरा है सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा जो है वो यूपी के गोरखपुर जिले में है। सोहगौरा ताम्रपत्र उस जगह के नाम पे है, सोहगौरा। और सोहगौरा जो है वो यूपी के गोरखपुर जिले में है। चंद्रगुप्त के समय जो अकाल पड़ा था, उस समय चंद्रगुप्त ने अपने अनाज, अन्नागार, भंडार गृह जो है वो पब्लिक के लिए बिल्कुल खोल दिए थे, खुले दिल से। तो अनाज बंटवाने का उल्लेख इसी में है, सोहगौरा ताम्रपत्र में। फिर महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगदा जिले में, बोगरा जिले में, बांग्लादेश के बोगरा जिले में है। महास्थान अभिलेख आ चुका है परीक्षा में, बांग्लादेश के बोगरा जिले में है। अकाल के समय चंद्रगुप्त द्वारा अनाज बांटने तथा पुंड्र नगर की चर्चा है। पुंड्र नगर भी जो है वो आज की डेट में बांग्लादेश में है। ठीक है, तो पुंड्र नगर की चर्चा है। बंगाल कलकत्ता वाला जो क्षेत्र था पूर्वी, वो पुंड्र नगर था। ठीक है, तो महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा क्षेत्र में है, और अकाल के समय चंद्रगुप्त द्वारा अनाज बांटने, वही अन्नागार खोलने तथा पुंड्र नगर की चर्चा है महास्थान अभिलेख में। ये पुंड्र नगर आ चुका है। चौथा, ठीक है, तो सोहगौरा और महास्थान अभिलेख दोनों किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त के अन्नागार खोलने से रिलेटेड, अकाल से रिलेटेड जानकारी देते हैं। फिर अशोक के अभिलेख, जिस पे बहुत डिटेल चर्चा करनी है। अशोक के अभिलेखों में 3 चीज आती हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिला मतलब चट्टानों पे लिखे हुए लेख, स्तंभ मतलब पत्थर, जो चुनार पत्थर मंगवाया गया था वो, और तीसरा गुहाओं मतलब गुफाओं की दीवारों पे लिखे हुए लेख। इस तरीके से अब तक 47 स्थानों में से 150 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं अशोक के। अब तक 47 स्थानों से 150 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। डी.आर. भंडारकर ने, एक राइटर हैं, डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को आधार मानकर और अशोक का पूरा हिस्ट्री, अशोक का पूरा इतिहास लिखा है डी.आर. भंडारकर ने। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां बहुत। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और बौद्ध धर्म की भाषा जो है वो पाली है, लेकिन अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली ना होकर प्राकृत है। वी वेरी केयरफुल। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, पाली नहीं। अब भाषा क्या है? बोलने का माध्यम। लिपि क्या है? लिखने का माध्यम। तो लिपि मुख्यतः ब्राह्मी है। प्रश्न आ चुका है, लिपि मुख्यतः ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है।
प्राक मौर्य काल में, मौर्य काल के शुरुआत में, बिल्कुल प्राक मौर्य काल में अनुराधापुर श्रीलंका, पिपरहवा, सौहगोरा, महास्थान आदि ब्राह्मी लिपि के ही अभिलेख हैं। जितने भी आपको ये दिखते हैं अनुराधापुर, पिपरहवा, सौहगोरा और महास्थान आदि के जो अभिलेख मिले हैं ये सारे ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। लेकिन ब्राह्मी के अलावा अशोक के कुछ अभिलेख पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से भी प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के शहबाजगढ़ी कल वाले लेक्चर में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको एक एक अभिलेख के बारे में। तो अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और इसमें जो लिपि है वो है खरोष्ठी। मैंने पहले बताया आपको, खर मतलब उल्टी तरफ से लिखी जाने वाली लिपि अर्थात उर्दू। ठीक है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि लंपक, लमघान, जलालाबाद, अफगानिस्तान अभिलेख जो है, लंपक बोलिए चाहे लमघान चाहे जलालाबाद एक ही चीज है। लंपक, लमघान, जलालाबाद अफगानिस्तान में जो अभिलेख है यह सीरियाई भाषा में बोला गया है, मतलब बताया गया है, और अरेमाइक लिपि में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अरेमाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, जैसे जैसे अपन भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूनान की तरफ बढ़ते हैं तो भारत में ब्राह्मी लिपि है, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि है, अफगानिस्तान और यूनान में जो है वो अरेमाइक लिपि है। इस तरीके से ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, इस तरीके से। तो अरेमाइक लिपि में लिखे गए हैं अफगानिस्तान का ये अभिलेख। एक और इंपॉर्टेंट बात, लंपक अभिलेख रेमीडेटो नामक अधिकारी को समर्पित था। लंपक या लमघान अभिलेख जो है वो रेमीडेटो नामक अधिकारी को समर्पित था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट है, कंधार या सरेकुना अभिलेख को द्विभाषीय अभिलेख भी कहते हैं या द्विलिपीय भी बोल सकते हैं। तो कंधार या सरेकुना एक ही चीज है। इस अभिलेख को द्विभाषीय अभिलेख भी कहते हैं। यूनानी लिपि भी है और अरेमाइक भी है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। तो द्विभाषीय अभिलेख किसे कहते हैं? तो कंधार है ना, कंधार, कंध्वार, कंध्वार, दो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी है और ब्रह्मगिरी में एक लघु शिलालेख मिला है अशोक का। लघु शिलालेख में इसीला नगर की चर्चा है, इसीला नगर की चर्चा है। और इसी अभिलेख में चापड़ के हस्ताक्षर मिलते हैं खरोष्ठी लिपि में। चापड़ नामक व्यक्ति के सिग्नेचर मिलते हैं इसी अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में। चापड़ के हस्ताक्षर खरोष्ठी लिपि में है, अर्थात अशोक के सभी अभिलेखों को लिखने का श्रेय किसको जाता है? चापड़ को जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा को पहचानने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिसेप। लेकिन अशोक के सभी शिलालेखों, अभिलेखों को लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो चापड़ को जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेक्चर यहाँ का पूरा होता है। कल अपन अशोक के शिलालेख का पहला पार्ट और परसों अपन अशोक के शिलालेख का, मतलब अशोक के अभिलेखों का दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।